हम में से अधिकांश लोगों ने कभी ना कभी तो सपना देखा ही है कि भागदौड़ की जिंदगी छोड़कर किसी ट्रॉपिकल आइलैंड के सुकून में रहा जाए। लेकिन भाई ये सिर्फ सुनने में ही जन्नत लगता है, क्योंकि किसी वीराने टापू पर सरवाइव करना पिकनिक जैसा तो हरगिज नहीं है। असली जिंदगी में कुछ खोए हुए लोगों के एक गजब के ग्रुप ने 60 के दशक में ये सब कुछ सीखा। और सबसे क्रेजी बात, उस समय वे सिर्फ टीनेजर थे, इसलिए अपने नारियल और फेस पेंटेड वॉलीबॉल को थाम लीजिए मेरे भाई, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं उन 6 लड़कों की अविश्वसनीय कहानी जो बहकर एक निर्जन द्वीप पर पहुंच गए थे। आप जो कहानी सुनने वाले हैं वो एडवेंचर, एडेप्शन और उस लेवल की हिम्मत की है जिस पर आपको विश्वास करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। बहुत सी अच्छी कहानियों की तरह ये स्कूली लड़कों की शरारत से शुरू होती है। 1965 में सियोन, स्टीफन, डेविड, कोलो, मानो और लियुक नाम के दोस्त टोंग टापू द्वीप पर स्थित नुकुआलोफा शहर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे थे। 99 स्क्वायर मील का द्वीप सुरम में टोंगा राज्य का हिस्सा है। यह साउथ पैसिफिक महासागर में स्थित 169 टापुओं का एक ग्रुप है। अपने कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल के नियमों और सख्त अनुशासन से तंग आकर 13 साल से 16 साल की उम्र के इन विद्रोही युवा दोस्तों ने एक अल्टीमेट समुद्री यात्रा करने का प्लान बनाया। बेचारों क्या पता था कि उनकी जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदलने वाली है। उनका प्लान बड़ा डेयरिंग था मेरे भाई। एक चिड़चिड़े लोकल मछुआरे से, जिससे लड़के बहुत नफरत करते थे, उसकी फिशिंग बोट छीनना और फिर फिजी की ओर निकल पड़ना, जहां वे एक नई जिंदगी शुरू कर सकें और एक कभी ना भूलने वाला शानदार एडवेंचर करें। भाई वो हकीकत में से कभी नहीं भूल पाए, लेकिन उस वजह से नहीं जो उन्होंने सोची थी। वह फिजी उन लड़कों के स्टार्टिंग पॉइंट टोंग टापू से नॉर्थ वेस्ट में लगभग 400 समुद्री मील की दूरी पर था और ये अनुमान लगाया गया है कि इस थकाऊ सफर को पूरा करने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं। लेकिन भाई उन्होंने जरूरत का पूरा सामान पैक नहीं किया और इसी ने उनके प्लान को चौपट कर दिया। उन्होंने सिर्फ 2 बोरी केले, कुछ नारियल और एक छोटा सा गैस बर्नर लिया था, लेकिन किसी भी लड़के ने नक्शा या कंपास लेने के बारे में नहीं सोचा। ये तो समुद्री यात्रा की अच्छी शुरुआत है ना मेरे भाई। इससे भी बदतर 6 लड़कों में से केवल एक को ही सेलिंग का कुछ ज्ञान था, लेकिन वे फिर भी निकल पड़े। जब टोंग टापू पर शाम ढल गई तो किसी ने भी उस ग्रुप को नाव पर चढ़ते और बंदरगाह से जाते हुए नहीं देखा। शांत पानी के ऊपर केवल एक हल्की हवा चल रही थी, जो कि इन युवा नाविकों को समुद्र की यात्रा के लिए परफेक्ट कंडीशन थी। लड़के अपनी सभी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे इससे बड़ी समस्या से टकराने वाले। जब अंधेरा हो गया तो लड़कों ने सोचा कि क्यों ना अपनी समुद्री नेविगेटिंग ड्यूटीज से थोड़ा ब्रेक लिया जाए, और वे सभी सितारों के नीचे एक नींद में सो गए। लेकिन वो सुखद लगने वाला सीन जल्दी भयानक माहौल में बदल गया। कुछ ही घंटे बीते होंगे कि अचानक से लड़कों की नींद एक ऐसे प्रचंड तूफान से खुल गई जिसने 25 फीट की नाव की पतवार को तोड़ दिया और साथ ही पाल को फाड़कर चीथड़े कर दिए। घबराए और असहाय लड़के अभी भी अपने जहाज पर सवार रहकर उस भयानक तूफान से बच रहे थे, लेकिन ये उनकी जिंदगी की लड़ाई की बस शुरुआत थी। लड़के और उनकी टूटी फूटी नाव कई दिनों तक खुले समुद्र में भटकती रही और फिर नारियल के केले और उनकी छोटी सी पिकनिक जल्दी ही खत्म हो गई। हताश होकर लड़कों ने मछली पकड़ने की कोशिश की, जिसमें थोड़ी सफलता भी मिली, और बारिश के थोड़े पानी को नारियल के खोखले गोले में इकट्ठा कर लिया। वे इसे बराबर बांटकर पीने लगे। हर लड़का एक घूंट सुबह और एक रात को लेता था। उनकी नाव तेजी से खत्म हो रही थी और वे जानते थे कि बस कुछ ही समय बाद वे नीले बड़े समुद्र की गहराइयों में समाने वाले हैं। लेकिन फिर 8वें दिन एक करिश्मा हुआ। लड़कों को दूर सूखी जमीन दिखाई दी। भूख और डिहाइड्रेशन से वे कमजोर पड़ चुके थे। लड़के नाव के टूटे हुए हिस्सों के सहारे तैरकर किनारे पहुंच गए, इस उम्मीद से कि आखिरकार उन्हें छुटकारा मिलेगा। लेकिन उन्हें जल्दी ही डर और निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि द्वीप पर कोई भी नहीं रहता। वे एकमात्र वहां पर जीवित आत्माएं थीं। आखिर वे पहुंचे कहां थे? तो भाई वे इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वे टोंग टापू के जिस पॉइंट से निकले थे, वे वहां से साउथ वेस्ट में 100 समुद्री मील की यात्रा कर चुके थे। वे अब एक अता नाम की निर्जन द्वीप पर थे। पहुंचने के तुरंत बाद लड़के बस सरवाइव करने का सोच ही रहे थे। कठोर कुदरत से बचने के लिए डेस्परेट उन्होंने थोड़े मुरमुरे से सैंडस्टोन चट्टान की खड़ी पहाड़ी में नंगे हाथों से खोदकर गुफा बना ली। बाद में बनाई गई उन लड़कों की तस्वीरों से पता चलता है कि जिंदा रहने के लिए कच्ची मछली, समुद्री पक्षी और उनके कच्चे अंडों के लिक्विड को वो खा पी रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए बचाव के लिए उनकी हताशा बढ़ती गई, लेकिन उस एरिया में समुद्र या आकाश से बहुत ही कम ट्रैफिक था। उनको जल्दी समझ आ गया कि ढूंढ लिए जाने की उम्मीद में रेत में संदेश छोड़ने का पुराना तरीका ज्यादा काम नहीं आएगा। लड़कों को समझ आ गया कि अगर वहां से निकलना है तो खुद ही कुछ करना होगा। उन्होंने एक राफ्ट बनाना शुरू किया। उन्होंने ऊंचे पेड़ों को काटा, शाखाओं को इकट्ठा किया और टिका दिया, और दिनों और हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उनकी लकड़ी की नाव आखिरकार तैयार हो गई। लेकिन अफसोस की किस्मत अभी भी उनका साथ देते हुए नहीं दिख रही थी, क्योंकि जैसे उन्होंने राफ्ट को पानी पर डाला तो रफ लहरों ने उनकी सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दी और एक विशाल लहर ने उस अस्थायी नाव को बर्बाद कर दिया। सारी कोशिशें कर लेने के बाद लड़कों ने जो निष्कर्ष निकाला कि अब उन्हें उस टापू को ही अपना घर समझ लेना चाहिए। केवल आधे वर्ग मील के चट्टानों और पथरीले समुद्र तटों वाला अता द्वीप वैसे ही पूरा निर्जन और अलग अलग था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह बेहद खूबसूरत था। अगर हालात अलग होते तो ये एक जन्नत था।
हालांकि अता के एकमात्र मूल निवासी पॉलिनेशियन चूहे थे, लेकिन सभी को आसान भोजन और लोगों की कंपनी की इच्छा बनी रहती है, इसलिए खुश रहना आसान नहीं था। लेकिन जब लोगों और संसाधनों की बात आती है तो अता हमेशा से ऐसा उजाड़ नहीं था। लड़कों को इस बात का एहसास नहीं था कि ये द्वीप एक समय इंसानों से आबाद था, लेकिन 100 सालों से भी पहले सब जा चुके थे। इसके साथ एक दुख भरा इतिहास भी जुड़ा हुआ था। बहुत पहले 1863 में अता के कोलोमेले नामक एक गांव में लगभग 350 लोगों के रहने का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उन पर एक त्रासदी आने वाली थी। फिजी के पास हुए एक व्हेलिंग अभियान के असफल होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान थॉमस जेम्स मैग्राथ ने व्हेलिंग व्यापार के बदले स्वेलिंग करने का फैसला किया और उस वर्ष जून में बिन बुलाए अता पहुंचा। अपने जहाज पर द्वीपवासियों को आमंत्रित करने के बाद ग्रीसियन व्यापारिक चर्चा करने की आड़ में उसने दरवाजे और कमरे बंद कर दिए और जहाज को दूर ले गया। उसने धोखे से 144 द्वीपवासियों को गुलाम के रूप में बंदी बना लिया, जो कभी वापस नहीं लौटे। इस स्लेवर बने व्हेलर ने एक और टोंगन द्वीप नियाफो से 30 और लोगों का अपहरण किया, जबकि टोंगा के ही ओहिया के द्वीपवासियों ने स्लेवर्स पर घात लगाकर उनको भगा दिया। अपहरण करने की रणनीति को ब्लैक बर्डिंग के रूप में जाना जाता है। टोगा के किंग जॉर्ज टूपो को जब इसका पता चला तो उसने अता के बाकी नागरिकों को तत्काल निकलने का आदेश दिया, क्योंकि स्लेवर फिर आ सकते थे। तब से आज तक ये द्वीप उचड़ा हुआ बना है, क्योंकि यहाँ पानी के नीचे की जमीन भयानक पथरीली है और कोई हार्बर नहीं है, जिससे जहाजों का आना काफी खतरनाक है। इस काले इतिहास से अनजान आप उन फंसे हुए टोंगस की खुशी और आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं जब उनको कोलोमेले गांव के खंडर मिले। उनके खाली होने की 1 सदी के बाद, लगभग 3 महीने तक फंसे रहने के बाद ही लड़के द्वीप पर भटकते हुए खंडरों तक पहुंचे थे। वे हैरान हो गए, लेकिन साथ ही कुछ चीजें देखकर उन्हें राहत भी मिली, क्योंकि वो उनके लिए काफी उपयोगी थे। मलबे के अंदर लड़कों को कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि द्वीप पर उनका जीवन आसान कर सकती थीं। ये थी दरांती, कुछ अरबी जो कि एक स्टार्ची रूट प्लांट है, और मुर्गियों का एक छोटा सा झुंड जो पिछले निवासियों द्वारा छोड़ी गई मुर्गियों से उपजा था। तब से लड़कों ने अपने नए जीवन को और अधिक व्यवस्थित करने का तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने उस टापू पर और खोजबीन की और आखिर में पेड़ों से ढके एक एरिया में सेटल हो गए, जहां उन्होंने कैंप बना लिया। उन्हें जो भी नेचुरल मटेरियल मिलता वो उसे जोड़ तोड़ कर अपनी खुद की फूस की छत वाली झोपड़ी और आउटडोर किचन एरिया बनाने में लगे रहते थे। उन्होंने अपने नए माहौल में बसना शुरू कर दिया। उनके पास आग लगाने की कोई माचिस भी नहीं थी, लेकिन उन्हें गर्म भोजन खाने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि वे दूसरा रास्ता खोजने लगे। शुक्र है कि उन लड़कों में से एक स्टीफन को लकड़ियों से आग बनाने के पुराने तरीकों का कुछ ज्ञान था। कई दिनों की जीतोड़ मेहनत और अनगिनत असफलताओं के बाद उन्होंने आखिरकार आग लगा दी। ये उनके लिए इतनी बेशकीमती थी कि वे जब तक उस द्वीप पर रहे उसकी निगरानी करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़कों ने पानी इकट्ठा करने के अपने तरीकों को भी और सुधारा। पुरानी बस्ती के खंडरों में पाए गए लकड़ी के फट्टों और खुरदरे चाकू का उपयोग करते हुए लड़कों ने एक पेड़ के तने में गहरी खुदाई की पूरे 4 दिन तक, और फिर उससे धीरे धीरे बूंद बूंद पानी टपकने लगा। एक पेड़ के तने के बीच से जलते हुए पानी को बाहर निकालना एक पुरानी सर्वाइवल टेक्निक है जो इन जुगाड़ू लड़कों के लिए बहुत ही काम की साबित हुई। जैसे जैसे महीने बीतते गए, लड़के कुछ बड़े झटके खाने के बावजूद जिंदा बचे रहे। एक दिन लड़का स्टीफन फिसल गया और एक चट्टान से फिसल कर टपक गया, जिसके गिरने से उसका पैर टूट गया। अब तक आप सोच रहे होंगे कि इस स्थिति में बच्चों को पता नहीं होगा कि क्या करना और उनमें घबराहट फैल जाएगी, लेकिन भाई इन लड़कों ने किशोरों के बारे में सारी गलतफहमियां दूर कर दी। लड़के अपने दोस्त को बचाने के लिए चट्टान पर चढ़ गए और जब उसे सुरक्षित उतार लाए तो घरेलू इलाज से आसपास की लकड़ियों और पत्तों द्वारा उसका घाव सेट कर दिया। स्टीफन ने आने वाले कुछ हफ्तों तक आराम किया, लेकिन उसका पैर चमत्कारिक रूप से पूरा ठीक हो गया। हालांकि लड़कों के पास एक निर्जन द्वीप पर जीवित रहने के लिए जरूरी शारीरिक फिटनेस थी, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि सिर्फ दोस्ती से ही बचा जा सकता है। लेकिन यह भी एक विडंबना रही है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़कों ने खुद को ठीक वहीं पाया जहां से उन्होंने स्कूल में शुरुआत की थी। वे उब गए और उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। इस दिमाग को सुलाने वाली बोरियत को भगाने के लिए इनके किशोरों ने एक पैराडाइज हॉलिडे पार्क का अपना ही वर्जन बनाना शुरू कर दिया। अपनी छोटी सी बस्ती को कंप्लीट करने के लिए लड़कों ने अपना खुद का बैडमिंटन कोर्ट और यहाँ तक कि अपने जिम का भी निर्माण किया, जिसमें एक DIY बेंच प्रेस भी शामिल था। 6 लड़कों के काम के हिसाब से 2-2 की टीम भी बना ली थी। उन्होंने बगीचे, रसोई और गार्ड ड्यूटी के लिए एक संगठित रोटा तैयार कर लिया था। गार्ड का काम खासकर वहां से गुजरते हुए किसी जहाज को देखने का था। इस सारे काम के बीच इस तरह के अकेले रह रहे किशोरों के एक ग्रुप के लिए दिन भर आपस में बहस करना और आपस में झगड़ा करना ही काम बात होती, लेकिन इन लड़कों के पास उसके लिए भी एक समाधान था। अगर किसी ने बहस करना शुरू कर दिया तो ग्रुप की एक सख्त टाइम आउट पॉलिसी थी, जहां लड़के को शांत होने के लिए कुछ घंटे अकेले रहना पड़ता था। मुझे लगता है कि दुनिया के कुछ राजनेता इन लड़कों से काफी कुछ डिप्लोमेसी सीख सकते हैं भाई। उन लड़कों के अनुसार उनमें ज्यादा बहस कभी नहीं होती थी और वे गाकर और प्रार्थना करके अपना उत्साह बनाए रखते थे।
कोलो नाम के एक लड़के ने तो ड्रिफ्टवुड लकड़ी के एक टुकड़े का उपयोग करके एक गिटार तक बना डाली। बाकी काम एक आधे नारियल और टूटी हुई नाव से निकले 6 स्टील के तारों से हो गया। यार ये तो म्यूजिक का उस्ताद निकला, लेकिन कुछ अलग तरह से। जब तक अता द्वीप पर रहे तब तक वे लगातार वहां से गुजरते जहाजों को आकर्षित करने की उम्मीद में धुएं के सिग्नल देते रहे। उनमें से कुल 4 जहाज लड़कों को देखने में असफल रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भाई आखिरकार उनकी किस्मत बदलने वाली थी। 11 सितंबर 1966 को ऑस्ट्रेलियाई नाविक पीटर वार्नर अपनी मछली पकड़ने वाली नाव जस्ट डेविड पर अता द्वीप के पास से निकल रहे थे जब उन्होंने जली हुई घास के कुछ अजीब पैच देखे और अपने दल को जांच के लिए भेजा। ये पैच खासतौर पर अजीब थे क्योंकि टोगा दुनिया का वो कोना था जिसके जंगलों में नमी ज्यादा होने की वजह से आग लगना नामुमकिन था। इसके अलावा पीटर को पता था कि द्वीप निर्जन था, इसलिए उसे लग गया कि कुछ तो एबनॉर्मल बात हो गई। जब नाव द्वीप के करीब गई तो चालक दल ने कुछ ऐसा सुनना शुरू कर दिया था जो अविश्वसनीय रूप से इंसानी आवाज की तरह लग रहा था। थोड़ी देर बाद पीटर ने जासूसी से अपनी दूरबीन के जरिए वो देखा जो विश्वास करना मुश्किल था। एक लड़का अचानक जंगल के बाहर कूद गया और बेतहाशा अपने हाथ हिलाते हुए समुद्र में कूदकर नाव की ओर तैरने लगा। पीटर ये देखकर बहुत चकित हो गया। अचानक 5 और लड़के दिखाई दिए जो जल्दी ही अपने दोस्त के साथ हो गए। वे सब के सब नंगे थे, उनके बड़े हुए बाल थे और उन पर मिट्टी की परत जमी हुई थी। पहले तो पीटर थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसने सुना था कि इस तरह के द्वीपों को वहां के लोग खूंखार क्रिमिनल्स के लिए एक भयानक जेल बनाकर रखते हैं। अपने दिमाग में संभावना के साथ उसने क्रू को किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। अब वे करीब आ चुके थे। पीटर ने देखा कि वे कितनी गंदी हालत में थे और फिर एकदम चौंक गए जब एक लड़के ने परफेक्ट इंग्लिश बोलते हुए कहा, मेरा नाम स्टीफन है, हम 6 लोग हैं और हम शायद यहाँ 15 महीनों से हैं। पीटर झिझकते हुए उनके अकल्पनीय सी लगने वाली कहानी सुन रहा था। उनका शक दूर नहीं हुआ था। उसने सभी 6 के नाम लिखे और यह पता लगाना शुरू कर दिया कि वास्तव में लड़के कौन थे। उनके भटके हुओं के विपरीत पीटर एक अनुभवी नाविक था और उसके पास दूर जमीन पर रह रहे लोगों से संपर्क करने के लिए सभी जरूरी इक्विपमेंट थे। अपनी नाव का रेडियो यूज करते हुए उसके पास के नुकुआलोफा द्वीप पर फोन किया और ऑपरेटर से टोंग टापू पर सेंट एंड्रयूज कॉलेज के इन लड़कों के नाम की जांच करने के लिए कहा। जब तक वे जवाब आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, नाव के रसोई ने लड़कों के लिए खाना तैयार कर दिया जिसे उन्होंने फटाफट खा लिया। लेकिन उन्हें फौरन ही उल्टी हो गई क्योंकि इतने लंबे समय के बाद अब उनके शरीर को पका हुआ मसालेदार खाना खाने की आदत खत्म हो चुकी थी। 20 मिनट तक सस्पेंस में इंतजार करने के बाद रेडियो ऑपरेटर ने पीटर को रोते हुए बताया कि ये वास्तव में वही 6 लड़के थे जो 1 साल से अधिक समय से लापता थे। लड़के ये जानकर चौंक गए कि उनके परिवारों ने उन्हें आसपास के अन्य द्वीपों पर ढूंढने की कोशिश करने के बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। वे लोग मान चुके थे कि उनके लड़के कभी नहीं घर आने वाले। पीटर हैरान भी था और बहुत खुश भी। वो फटाफट लड़कों को सुरक्षित रूप से मुख्य भूमि पर वापस ले गया। स्वाभाविक रूप से आप उम्मीद करेंगे कि किशोरों का उनके द्वीपवासियों ने खुले दिल से स्वागत किया होगा, खासतौर पर इतनी मुसीबतों से गुजरने के बाद। लेकिन भाई, उन्हें वेलकम बैक पार्टी नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब पीटर लड़कों को मुख्य भूमि पर वापस लाए तो उनका सामना पुलिस से हुआ, जिन्होंने 15 महीने पहले उस नाव जिस पर उन्होंने अपना एडवेंचर शुरू किया था उसको चोरी करने के आरोप में लड़कों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उस चिड़चिड़े बुढ़े आदमी के लिए इन भागे हुए बच्चों का मौत से सामना होने की सजा भी काफी नहीं थी। उसे तो अपनी लंबे समय से खोई हुई मछली पकड़ने वाली नाव का बदला लेना था। लड़कों को जेल में डाल दिया गया। शायद वे यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि इससे अच्छा तो वे अता द्वीप पर वापस चले जाते जहां बड़ी जगह और बेहतर भोजन मिलता। किस्मत से पीटर के पास लड़कों की मदद करने के लिए एक प्लान था। उसके दिमाग में आया कि टोंगन किशोरों और उनके जहाज की तबाही की कहानी एक फिल्म बनाने के लिए परफेक्ट थी। उसने लड़कों की तरफ से एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी चैनल को उनकी कहानी के अधिकार बेच दिए। उसने उस टूट चुकी नाव के मालिक को 150 टोंगन पाउंड का भुगतान कर दिया, जो आज लगभग $4000 के बराबर है। पीटर की सूझबूझ काम कर गई और उसने न केवल लड़कों को कानून के शिकंजे से छुड़वा दिया, बल्कि उसके आइडिया की वजह से उनके अनुभव को डॉक्यूमेंट करके फिल्म बनने वाली थी। अधिकतर सच्ची कहानियों के ऑन स्क्रीन रिक्रिएशन के विपरीत लड़कों ने खुद ही एक्टिंग की। यह उनकी कठोर दास्तान पर एक डॉक्यूमेंट्री थी। उन्होंने द्वीप पर जीवित रहने के लिए जो किया था उसकी उन्होंने एक्टिंग की। इसीलिए आपने अभी तक कुछ असली जैसी तस्वीरें भी देखी थी भाई। अब क्योंकि वो द्वीप 15 महीनों तक उनका घर रहा था तो उनकी बनाई हुई झोपड़ी भी बरकरार थी। लड़के फिल्म क्रू को आसानी से जगह पर गाइड कर रहे थे। उन्होंने जिंदा रहने के लिए शुरू से आखिर तक जो किया था वो सब उन्होंने बताया। हालांकि टोंगा की इन खोए हुओं की आशाजनक कहानी काफी हद तक भुला दी गई है। इसकी तुलना अक्सर दुनिया भर के स्कूलों में पढ़े जाने वाले एक लोकप्रिय उपन्यास द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से की जाती है। आप में से जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विलियम गोल्डिंग द्वारा 1954 में लिखी गई एक नॉवेल है। ये उन युवा स्कूली बच्चों के एक समूह की भयानक कहानी बताती है जो कि खुद को एक निर्जन द्वीप पर असहाय पाते हैं। वे नियम और संगठन का एक सिस्टम डेवलप करते हैं, लेकिन बिना किसी वयस्क इंसान की निगरानी के। ये बच्चे पावर हासिल करने की लड़ाई में आखिर बेहद हिंसक और जानलेवा ढंग से क्रूर बन जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये
टोंगन किशोर 15 महीने तक शांति से एक दूसरे के साथ रहे बिना किसी जंगली लड़ाई किए। वेल, शायद इसका संबंध उनकी संस्कृति से है। यूके जैसे कई पश्चिमी देशों में जहां से लॉर्ड ऑफ द कास्ट अवे लड़कों के एडवेंचर्स का अंत नहीं था। 1974 में सिडनी के लिए निकली एक 38 फीट की यॉट को लापता घोषित कर दिया गया था। ये 2 महीने पहले ऑकलैंड छोड़ने के बाद विशाल तस्मान सागर में गायब हो गई थी। इस पर एक वेल्श कप्तान, एक ऑस्ट्रेलियाई शिक्षक, एक न्यूजीलैंड नर्स और एक ऑस्ट्रेलियाई छात्र था। यार, ये क्लू फिल्म के कास्ट अवे वर्जन के लिए परफेक्ट किरदार लगते हैं, है ना? जब उनकी यॉट ऑस्ट्रेलिया से 300 मील पूर्व में मिडल्टन रीफ नाम से एक कोरल रीफ से टकराकर बर्बाद हो गई, तो ये लोग कास्ट अवे बन गए और उसी रीफ पर आश्रय लेने को मजबूर हो गए। किस्मत से ये हमारे उन किशोरों के मुकाबले मुसीबत के लिए बेहतर तैयार था और यात्रा के लिए पैक किए गए फूड कैंस पर जिंदा रहे। लेकिन जैसे जैसे सप्लाई घटती गई, स्थिति विकट होती गई और वे जल्द ही रीफ पर जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने लगे। अतः द्वीप जैसे यहाँ पर किसी तरह का ना तो शेल्टर था, ना ही कोई और संसाधन। और फिर क्या हुआ भाई, हमारा पुराना दोस्त पीटर अपनी दूसरी नाव में सेल कर रहा था जिसका नाम आता था। उसके एक क्रू मेंबर ने इस ग्रुप को तब देख लिया जब वे रीफ पर खड़े होकर एक कांच से धूप चमकाकर सिग्नल दे रहे थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि मदद के फ्लैश को देखने वाला क्रूमैन कोई और नहीं बल्कि सियोन फिलिप तोताऊ था, जो उन 6 टोंगन लड़कों में सबसे बड़ा था। ये अब पीटर के जहाज पर एक डेक हैंड था। यार, इसने तो कुदरत को उपकार का बदला चुका दिया। चार्ल्स डार्विन ने हमें सिखाया है कि जिंदा वो रहता है जो सबसे फिट और मजबूत हो, लेकिन टोंगन कास्टअवे की ये कहानी यह साबित करती है कि मुश्किल समय में एक साथ काम करना वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। तो शायद अगली बार आप या कोई और युवा लोगों को स्वार्थी, लापरवाह और गैर जिम्मेदार समझने लगें तो जरा इस अविश्वसनीय कहानी को याद कर लेना भाई। लेकिन यार, इसका नतीजा इतना शानदार नहीं होता अगर टोंगन कास्टअवे टिकटॉक के एडिक्ट होते। अगर आप खुद को किसी निर्जन टापू पर फंसा हुआ पाते हैं तो आप क्या करेंगे भाई? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।